वेक्टर। तो जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं और जो भी 11-12 के बच्चे हैं, ठीक है, जो जेई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सभी ये वीडियो को देख सकते हैं। सबके लिए है। ये क्या है, बुकिश लैंग्वेज में आप जब पढ़ते हो तो समझ नहीं आता, इसीलिए ये जो वेक्टर का बेसिक है वो आसान भाषा में यहाँ पर बयां किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर क्या है, उससे पहले क्वांटिटी क्या है वो हम जान लेते हैं। तो हम जिस चीज़ को भी नाप सकते हैं उसको ही क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, जिसको भी हम नाप सकते हैं उसको ही क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। अब ये क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी बहुत तरह का होता है। उसमें एक तरह का क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं ज़्यादातर वो स्केलर ही था। हम जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन जो भी करते हैं सब वो स्केलर नंबर्स के साथ करते हैं। पर अब हमको एक दूसरी तरह का क्वांटिटी वेक्टर, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। उस वेक्टर का ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है सब हमको अलग से जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। स्केलर, स्केलर क्या है, जिसका सिर्फ वैल्यू है, वैल्यू ओनली। ठीक है, और वेक्टर क्या है, वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू भी है और वैल्यू के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। वैल्यू और डायरेक्शन जिसमें दो ही हो उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो स्केलर का एग्जांपल क्या होगा, सपोज लेंथ, लेंथ, ठीक है, लेंथ छोड़ो, लेंथ बाद में देखते हैं। टाइम, टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन है नहीं है। आप कह सकते हो टाइम फॉरवर्ड जाता है, टाइम का बैकवर्ड भी हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इमेजिनेशन को यहाँ पर नहीं कंसीडर करते हैं। टाइम, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मास, इससे और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। मास, मास क्या है, मास मास है, इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर हम क्या कह सकते हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ बाद में कहेंगे। लेंथ का एक मतलब लेंथ वेक्टर में भी आ सकता है और स्केलर में भी आ सकता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ये सारे हो गए, मास और टाइम, ये सारे। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन होता है, जिसका वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वेट, वेट एक वेक्टर है। क्यों, क्योंकि वेट का एक डायरेक्शन है। वेट क्या है, जिस फोर्स से अर्थ कोई चीज़ को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, उससे ही क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो वो एक फोर्स है, वो फोर्स का डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वेट क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। वैसे फोर्स भी हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन में अप्लाई होता है। वेट एक तरह की फोर्स ही है। तो वेट, फोर्स, ये सारे क्या हो गए, वेक्टर हो गए।
उसके बाद वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी एक डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रहा है तो उसका वेलोसिटी होगा, ये भी वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर मेनली क्या है, यहाँ से हम क्या सीखे आज? वेक्टर जिसके पास वैल्यू भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। जैसे पहले हम शुरू करते हैं वो लेंथ को लेकर। लेंथ क्या क्या होता है? एक डिस्प्लेसमेंट होता है और एक क्या होता है? डिस्टेंस। इन दोनों का बीच अंतर क्या है? देखो, अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका जो लेंथ है, पूरा का जो लेंथ है, उसको हम क्या कह देंगे? इसका डिस्टेंस उसको हम कह देंगे इसको डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम ये लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब शॉर्टेस्ट दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? जो ये वाला लाइन था, ये वाला लाइन को हम डायरेक्शन लेस कहते हैं। मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया स्केलर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा एक डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम एक डायरेक्शन बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर और डिस्टेंस हो गया स्केलर, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है और टाइम क्या है? टाइम एक स्केलर है। तो वेक्टर को आप अगर एक स्केलर से डिवाइड करते हो तो हमेशा ही वो स्केलर होगा। पर वेक्टर को आप जब वेक्टर से डिवाइड करते हो तब वो क्या होगा? वो स्केलर होगा। मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वाला हो गया, समझ गए। अब एक फैक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। वेक्टर बाय स्केलर हमेशा क्या होगा? एक वेक्टर होगा, ठीक है। वेक्टर बाय वेक्टर हमेशा क्या होगा? स्केलर होगा, ठीक है। वेक्टर इनटू स्केलर क्या होगा? हमेशा वेक्टर होगा। पर वेक्टर इनटू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, ये वेक्टर भी हो सकता है, ये स्केलर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम 4 केस देखे हैं। यहाँ पर 4 केस बनता है। पहला केस
वेक्टर को जब हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वेक्टर ही होगा। वेक्टर को अगर वेक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो स्केलर हो जाएगा, और यहाँ पर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने पर भी वो वेक्टर ही रहता है, और वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में कभी वो वेक्टर होता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और कभी वो स्केलर होता है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये वाला केस हम बाद में देखेंगे। अब ये बाकी जो 3 केस है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर था। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डी से लिखते हैं और डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। ये वेक्टर, ये स्केलर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर होगा। पर डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होगा, स्केलर होगा। उसके बाद ये तो एक वेक्टर था, वेक्टर को हम यहाँ सर पे एक एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये देखो, वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो रिजल्ट वेक्टर ही आया। यहाँ पर भी वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड किए हैं, रिजल्ट एक्सेलरेशन एक वेक्टर ही होगा, ठीक है। और ये वाला केस छोड़ दो, और तो अब यहाँ पर सभी स्केलर होगा, समझ गए हैं। अब एक्सेलरेशन इनटू मास, ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है। तो स्केलर इनटू ये वाला केस, स्केलर इनटू वेक्टर, क्या हुआ, फोर्स, एक वेक्टर ही हो गया। तो इस तरह से सब वेक्टर और स्केलर बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ा और केस देख लेते हैं। कुछ स्केलर देख लेते हैं, ठीक है, जिसको आप वेक्टर समझ कर कॉन्फ्यूज हो सकते हैं। ये जो करंट फ्लो होता है, तो आप कहेंगे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ठीक है। इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है। पर यहाँ पर उस डायरेक्शन को डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो करंट क्या होता है, स्केलर होता है। डिस्टेंस तो पहले ही बोल चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का केस। अब देख लेते हैं टेंशन क्या होता है। टेंशन, ये जो आप पुली देखते हैं, पुली के ये वाला वायर से यहाँ पर एक वेट, यहाँ पर एक वेट, मतलब ऐसा रहता है। तो यहाँ पर एक फोर्स तो वेट होता है जो नीचे की तरफ, दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में नीचे की तरफ होता है, और एक इसके ऑपोजिट वायर में एक फोर्स होता है। इस फोर्स को ही हम टेंशन कहते हैं। तो टेंशन क्या है, टेंशन है एक फोर्स। और हम अभी जाने फोर्स एक क्या है, वेक्टर है। तो टेंशन भी वेक्टर है। पर सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन ये सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है। सरफेस टेंशन ये क्या है, सरफेस टेंशन कोई टेंशन या फोर्स नहीं है, नॉट एनी फोर्स और टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, यहाँ पर फोर्स पर लेंथ होता है, इसका डायमेंशन, ठीक है।
फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स भी एक वेक्टर है, ठीक है ना, और लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डेफिनेशन ही है कि फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो जो लिक्विड का सरफेस होता है उसका उसके अगर उसके ऊपर हम लाइन खींचे तो वो जो सीधा लाइन खींचते हैं और सीधा लाइन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स बाय सीधा लाइन मतलब फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है, वेक्टर बाय वेक्टर ये स्केलर बन जाता है, ठीक है। तो सारे तरह की फोर्स, टेंशन ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये जो सरफेस टेंशन है ये क्या है, ये स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो गया, स्केलर, ये सारे क्या हो गया, वेक्टर। अब हम वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और उसके सारे जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ओर घुस जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ही हमारा मैथमेटिक्स जो आप मतलब एग्ज़ाम में क्या जो आपको समझने में हेल्प करेगा वो यहाँ से ही हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप ये मैथमेटिक्स और इसका पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन समझ गए तो बस हो गया, सारे बुकिश लैंग्वेज भी आप समझ जाओगे अगर ये सब आप सीख लिए तो, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है हम पहले ही कह चुके हैं, वेक्टर मतलब वैल्यू और इसके साथ क्या, डायरेक्शन। तो वेक्टर को हम इन दोनों का प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर का वैल्यू इनटू वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो एक वेक्टर अगर हम n वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर का नाम दिए हैं n, ठीक है। तो n वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, n वेक्टर का वैल्यू जिसको हम मॉड n से लिखते हैं, और क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम इन कैप से लिखते हैं। तो इन का मतलब इन डायरेक्शन, इन का डायरेक्शन, और मॉड इन या फिर सिर्फ इन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम वैल्यू कह सकते हैं इन वेक्टर का। तो इन वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया, मॉड इन वेक्टर इनटू इन कैप डायरेक्शन और इन इनटू इन कैप डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन और इन कैप है ना, इसी को हम यूनिट वेक्टर भी कह देते हैं, वो हम थोड़े बाद देखेंगे कैसे ये आता है, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्शन होता है, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर is equals to unit vector, ठीक है, in this direction। तो वेक्टर इक्वल्स टू क्या हुआ, वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर का वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर और वेक्टर का वैल्यू इनटू डायरेक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑपोजिट वेक्टर किसको कहते हैं। ऑपोजिट वेक्टर, उससे पहले एक बात तो बोलना भूल ही गया, वो बोल देते हैं। वेक्टर को हम पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं,
इसका पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है एक तीर, ठीक है, एक तीर। ये तीर का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द लाइन एरो इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये जो लेंथ होता है एरो का, इस लेंथ का जो जितना बड़ा एरो होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ज़्यादा बड़ा वेक्टर ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, ये नीचे वाले का। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एरो का जो सर है वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हेड होता है ना, ये जिस डायरेक्शन में है वही वेक्टर का डायरेक्शन है। तो लेंथ हो गया वैल्यू और डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन। तो ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, वेक्टर का वैल्यू इनटू वेक्टर का डायरेक्शन। तो वैल्यू होता है लेंथ, ये वैल्यू होता है पिक्चर में लेंथ, और ये यूनिट वेक्टर होता है ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या है, अब हम देखते हैं ऑपोजिट वेक्टर किसको कहते हैं। ऑपोजिट वेक्टर, ये अगर ए वेक्टर है तो हम इसको -a को इसका ऑपोजिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और वो देखने में कैसे होगा, जस्ट एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या होगा, -a वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर अगर ये है तो अगर माइनस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई मतलब क्या, डायरेक्शन ऑपोजिट। माइनस से अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो एरो है, एरो का जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, और कुछ चेंज नहीं होता। वैल्यू सेम रहता है, ठीक है ना, वैल्यू सेम रहता है और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वैल्यू कैसे सेम रहता है, ये ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, मॉड ए वेक्टर, ये -a वेक्टर का वैल्यू क्या है, माइनस मॉड ए वेक्टर। दोनों ही पॉजिटिव ए है ना, इसीलिए अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, वैल्यू वैसे ही रहता है। अब हम क्या देखेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन होता है कोई वेक्टर का। ठीक है ना, तो हम क्या देखे हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं, ये अगर n वेक्टर था तो n वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, n वेक्टर का वैल्यू इनटू n वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है ना, तो अगर हम n वेक्टर को इन वेक्टर के वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, कोई वेक्टर को अगर उसका वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू इनटू डायरेक्शन था, मतलब वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर तो अब हम बोलेंगे क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये था वैल्यू, ये था डायरेक्शन। अब हम दोनों तरफ वैल्यू से डिवाइड कर दिए हैं तो ये कट गया वैल्यू, तो क्या रहा यहाँ पर, डायरेक्शन। ठीक है ना, अगर किसी वेक्टर को हम उसके वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है,
उसका डायरेक्शन दे जाता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम यूनिट वेक्टर कह देते हैं। मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब कोई वेक्टर का डायरेक्शन ही उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, या कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही उसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमारा एक कॉन्वेंशन है, कॉन्वेंशन जानेंगे। यह हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, यह हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना, उसको हम एक्स कैप या फिर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है जिसका वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर बाय वैल्यू, है ना। तो हम दोनों तरफ से मॉड लगा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, मॉड एन वेक्टर इज इक्वल्स टू एन बाई एन, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है। हाँ, तो अब क्या हम देख रहे थे, कॉन्वेंशन देख रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जिंदगी भर क्या याद रखेंगे, एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम वाई कैप या जे कैप से डिनोट करते हैं। और वो अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, इसको एक्स, एक्स को वाई ऐसा मत कर दीजिएगा, इसको हमेशा एक्स रखते हैं, इसको हमेशा वाई रखते हैं। और अगर हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सामने वाला जो तीर आपको लग रहा है, ठीक है ना, तीर जो आपको लग रहा है वो हमेशा एक्स डायरेक्शन होता है, और ये पहले जो एक्स था वो वाई डायरेक्शन होता है, जो रहेगा वो जेड डायरेक्शन होता है। यही कॉन्वेंशन होता है ड्रॉ करने का, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या, के कैप। ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए ये मैं एक लाइन खींचा ऐसे, आपका जैसे मर्जी आप वैसे एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और एक डायरेक्शन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसका एक लेंथ है मतलब वैल्यू है, और एक डायरेक्शन है, यानी कि ये एक वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर, ठीक है, इसको हम एक इसके इर्द गिर्द से एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। एक क्या, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं। ठीक है ना, जिसका ये डायगोनल होगा। हो गया। हम ये ना करके ये भी कर सकते थे कि ऐसे एक तीर देते हैं, एरो देते हैं, ज्वाइन करते हैं, और ऐसे एक एरो देकर ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे भी कर सकते थे। तो हम ऐसे करके बहुत सारे, मतलब बहुत सारे पेयर्स कर सकते थे, जिसका बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल कर सकते थे, जिसका डायगोनल क्या है, डायगोनल है ए वेक्टर। तो अब क्या होगा, अब हम कहेंगे कि ये वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखो, तीनों का
तीनों का क्या सेम है, तीनों का टेल सेम है। तो ये जो पहले वाला वेक्टर था, जिस क्वाड्रिलेटरल का ये डायगोनल है, उस क्वाड्रिलेटरल का दोनों जो साइड्स होता है जो आपस में टेल से कनेक्टेड है, और ये वेक्टर भी टेल से कनेक्टेड है, तो ये दो इसका कंपोनेंट्स हो गए। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये दो वेक्टर में ब्रेक कर दिए हैं। ये अगर आर वेक्टर होता है तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो एक केस ऐसा भी आ सकता है कि ये जो वेक्टर है इसको तो हम जो मर्जी वैसे ही, मतलब आपका जो मर्जी ऐसे ही हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 डिग्री कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। दो कंपोनेंट जो होगा वो दोनों आपस में 90 डिग्री में होंगे। मतलब ये वाला केस अलग कलर से कर देता हूँ। इसका एक कंपोनेंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया है, एक पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम भी तो है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है ना। तो आपका जैसे मर्जी आप वैसे ही इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। पर हम अगर ये 90 डिग्री दो कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक करते हैं जो आपस में 90 डिग्री में है, तो हमारा एक फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया, देखो। ये क्या, एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप डायरेक्शन, आई कैप यूनिट वेक्टर, और ये जे कैप यूनिट वेक्टर मतलब वाई डायरेक्शन, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर 1 2 3 ऐसे यूनिट वेक्टर का वैल्यू इतना है, 1 2 3, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर ए भी एक है, ए भी एक है। तो वैसे अगर हम करें तो हम क्या पाए, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो सफ़ेद कलर का वेक्टर था ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर ये एक वेक्टर हो गया है और ये दूसरा वेक्टर हो गया है। मतलब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पर ए वेक्टर मतलब इतना, तो कितना हो गया, 1 2 लगभग 3, ठीक है ना। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप, और ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या हो गया, 1 2 3, मतलब 3 जे कैप। हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में लिख दिए हैं। यही है कंपोनेंट ब्रेकिंग, ठीक है। तो हम क्या सीखे, फिर से ध्यान से देखो, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसको आप जैसे चाहो वैसे ही क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल का वेक्टर क्वाड्रिलेटरल का दोनों जो साइड्स है उनका सम होगा, यही है कंपोनेंट ब्रेकिंग। पर अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री में है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा जो कन्वेंशन है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, आर वेक्टर को वैसे आई
आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसका क्या होगा, ये अगर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 2 3 आई कैप, और यहाँ पर 1 2 2 जे कैप, ठीक है ना। अगर हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम एज वेक्टर नाम देते हैं, तो एज वेक्टर इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 2 मतलब 2 आई कैप, और यहाँ पर 1 2 3 3 जे कैप, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे हम वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, और कंपोनेंट में ब्रेक करके हमारा जो कन्वेंशन रूप होता है वेक्टर का आई जे के, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। अब क्या, अब है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, हम जस्ट अभी जो करके आए उसको ही एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। मतलब अगर आपको दो वेक्टर दे देता है, ऐसे एक वेक्टर और ऐसे और एक वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके ऐसे जोड़ देंगे, जिनका टेल्स, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, टेल्स टेल्स एक जगह पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो उससे आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम तैयार करो, ठीक है ना। और ये पैरेललोग्राम का जो क्या है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये डायगोनल ही होगा इन वेक्टर्स का सम। मतलब ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। एक ही सेम ही चीज़ है। यहाँ पर क्या था, ये आर वेक्टर को हम क्या कर रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ब्रेक कर रहे थे। यहाँ पर ए वेक्टर और आर वेक्टर को सम करके आर वेक्टर लिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। मतलब एक लाइन में इसको पहले बार यहाँ लिखा था, अब इक्वल्स टू का मतलब इक्वल, ये जो इक्वल साइन है दोनों तरफ अलट पलट दे, और कुछ भी नहीं किए, ठीक है। अब देखो तो समझ गए वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट क्या होता है, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। अगर मैं इस वेक्टर को पकड़ के यहाँ पर ले जाऊँ, यहाँ पर ले जाऊँ, यहाँ पर ले जाऊँ, जहाँ कहीं भी ले जाऊँ, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो यही रहेगा ना, डायरेक्शन तो यही रहेगा, और इसका जो लेंथ है, लेंथ भी तो यही रहेगा। मतलब वेक्टर को हम जहाँ कहीं भी शिफ्ट करें, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी शिफ्ट करें, उसका लेंथ और डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। मतलब इसका ओरिएंटेशन को हम, ये जो ओरिएंटेशन है इसको अगर चेंज ना करें, ठीक है, ये घुमा दे रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, वेक्टर चेंज हो जा रहा है। पर अगर मैं डायरेक्शन को फिक्स्ड रखूँ, तो जहाँ कहीं पर भी इसको मैं हटाऊँ वो सेम वेक्टर रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम रहेगा और लेंथ तो हमेशा ही सेम रहता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक चीज़ देख सकते हैं। हम ये वाला जो बी वेक्टर है, इसको हम अब पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो अब क्या हुआ, अब हम देख सकते हैं कि एक ए वेक्टर था और एक यहाँ पर बी वेक्टर था, ठीक है। अब हम एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिए हैं।
एक वेक्टर का हेड एक वेक्टर का टेल ज्वाइन करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में जो साइड्स है उस साइड्स का समेशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थर्ड साइड। मतलब ये जो पिक्चर था, ये वाला पिक्चर ही तो यही पिक्चर है ना। इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट किए यहाँ पर, तो जस्ट शिफ्ट किए तो वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या देख पाए हैं, हम देख सकते हैं कि ये शिफ्ट करने पर भी ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ और इस पिक्चर में जो डायगोनल था, ठीक है, वही इन दोनों का सम है। मतलब अगर अब दोनों वेक्टर का सब मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, उसका समेशन। और अगर आप यही दो वेक्टर का एक का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन करते हो, मतलब इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाए हो, तब ये डायगोनल ही क्या होगा, इस ट्रायंगल का थर्ड साइड हो जाएगा। तो ये जो थर्ड साइड है जिसका ओरिएंटेशन इन दोनों का अपोजिट है, इन दोनों देखो एक ही ओरिएंटेशन में है। यहाँ पर एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ही यहाँ जाके इधर हो गया, लेकिन ये डायरेक्शन तो यहाँ जाकर इधर होता है ना, पर वो ना होकर यहाँ पर अपोजिट है। तो जो सेम डायरेक्शन में रहेगा उन दोनों का सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसको हम ट्रायंगुलर लॉ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर और हेड टू टेल लॉ कहते हैं, और इसको टेल टू टेल और जो क्या कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एडिशन और कंपोनेंट ब्रेकिंग सेम चीज़ है, ये देख लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। सपोज इसको हम सी वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको आप मिटा दो, मिटा दिया। अब ये जो सी वेक्टर है, देखो यहाँ पर भी ये सी हो जाएगा। समझ गए, कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हम क्या पाए, सी वेक्टर पाए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पिक्चर ही देखो, अगर ये सी वेक्टर है तो ये क्या है, माइनस सी वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ही हम देखे थे, यहाँ पर ऑपोजिट वेक्टर मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसीलिए इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये जो एक क्लोज्ड शेप है, ये क्लोज्ड ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अगर एक ही डायरेक्शन में सारे एजेस हो, ठीक है, सारे साइड्स एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसका समेशन हमेशा 0 होता है। अगर ये माइनस सी को हम डी वेक्टर लिख देते थे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम एक जनरलाइज फार्मूला पॉलीगॉन के लिए
देखेंगे। वो जनरलाइज फार्मूला क्या होगा कि एनी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, एक पॉलीगॉन है, आपका जितना मर्जी उतना आप साइड्स ले लो, उसका अगर साइड्स एक ही ओरिएंटेशन में है, ठीक है, एक ही ओरिएंटेशन में है, तो उसका समेशन क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा क्लोज स्टेप में एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही ओरिएंटेशन में अगर डायरेक्शंस हो तो उस वेक्टर्स का सम 0 वेक्टर होगा। ठीक है ना, 0 वेक्टर। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो ये हमारा थ्योरम हो गया, इसको हम पॉलीगॉन थ्योरम कहते हैं वेक्टर का। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर लॉ में था, दो डायरेक्शन का ओरिएंटेशन सेम था और एक डायरेक्शन का ओरिएंटेशन डिफरेंट था, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी था। हम इसका बात कर रहे हैं, ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम, इसका ऑपोजिट ये सी, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी था। यहाँ पर भी अगर देखो ये एफ वेक्टर है तो ये माइनस एफ वेक्टर होगा, माइनस एफ वेक्टर। सपोज इस वेक्टर को हम एक्स वेक्टर नाम देते हैं। ठीक है, एक्स वेक्टर। अच्छा, पहले इसको एफ ही रहने देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। यही था, इसका समेशन 0 था, वो लिख दिए हैं। तो यहाँ पर दूसरे लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर। ठीक है, माइनस एफ वेक्टर हो गया। तो ये अगर एफ वेक्टर है, माइनस एफ वेक्टर ये है, तो यहाँ पर भी देखो ट्रायंगल की तरह एक लॉ हो गया। कोई भी पॉलीगॉन में अगर सब साइड्स का ओरिएंटेशन, डायरेक्शन का ओरिएंटेशन सेम है और एक का ओरिएंटेशन ऑपोजिट है, ठीक है, सारे साइड्स का डायरेक्शन का ओरिएंटेशन सेम है और एक का क्या है, ऑपोजिट है, तो वो एक वेक्टर बाकी सारे वेक्टर का समेशन का इक्वल होगा। मतलब ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये सी वाला वेक्टर, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये माइनस एफ वेक्टर होगा। ठीक है, तो समझ गए हैं, अच्छे तरह से आप सब समझ गए हैं। अब वेक्टर एडिशन, उसका एक रूल होता है, रूल हम सीखेंगे। ठीक है, 2 रूल होता है। अगर एक ये वेक्टर है तो इसको आप ऐसे और ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप आई कैप के डायरेक्शन में लिख सकते हैं, इसको आप जे कैप के डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना। पर अगर आप ये वेक्टर को, मतलब आप वो आई और जे की टर्म में नहीं लिख के कुछ और तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों का बीच जो एंगल है थीटा है, तो इन दोनों का समेशन वेक्टर कैसा होगा, ऐसा है ना। ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। तो हमारा थ्योरी फॉर्मूला क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं
कि हमारा जो आर वेक्टर है इसका वैल्यू क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। और इसके साथ इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों का बीच का एंगल। ठीक है, यही अगर 90 डिग्री हो जाता है, थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कैसा होगा, पिक्चर कैसा होगा, पिक्चर ऐसा हो जाएगा। मतलब ये वाला वेक्टर ए वेक्टर और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों का डायगोनल है ये आर वेक्टर, और यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का वैल्यू इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। मतलब ये जो r² है ये है a का स्क्वायर, मतलब ये भी a है, a का स्क्वायर, a वेक्टर का स्क्वायर इंटू ये प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। और यही क्या है, यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो ये वेक्टर का जनरल थ्योरम है। अगर कोई भी एंगल में रहेगा तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ मतलब वैल्यू, ठीक है ना, ये लेंथ और वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू इन दोनों का बीच का एंगल का कॉस। और यही सिंप्लीफाई, एक स्पेशल केस में अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है। ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्या एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, ये एक वेक्टर है, इसको n कैप, मतलब इस डायरेक्शन को n डायरेक्शन हम कह सकते हैं। अब अभी के लिए हम पकड़ लिए हैं इसको n डायरेक्शन, इसको इस डायरेक्शन को n कैप डायरेक्शन नाम दिए हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वेक्टर का जो समेशन होगा वो ऐसा कुछ होगा, है ना। ये अगर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या है, √, इस वेक्टर का वैल्यू का स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू क्या, इंटू कॉस कितना 60 डिग्री। ठीक है। तो कितना आया, 125 प्लस 100 इंटू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 मतलब 50। इसका आंसर कितना आ गया, √175। ये हो गया इस वेक्टर का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं, ये हो गया इस वेक्टर का वैल्यू। इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं पर वो थोड़ा हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो होगा हमारा लास्ट टॉपिक। यहाँ पर वैल्यू, इसके बाद डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर टेल जॉइन था, यहाँ पर हेड और टेल जॉइन होगा, तो यहाँ पर पिक्चर ऐसे होगा। ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला जो है ये वाला को यहाँ पर जॉइन कर दीजिए। ठीक है ना। तो फिर पिक्चर सेम हो गया, पहले की तरह हो गया। और यहाँ पर ये एंगल यही दिया था आपको 30 डिग्री। ठीक है ना। तो वैसे ये पहले की तरह हो गया है, ये 12 n प्राइम कैप। ठीक है ना। और इन दोनों का समेशन है ये वाला आर वेक्टर। तो यहाँ पर कितना होगा आर वेक्टर का वैल्यू, ये पहले की तरह ही रहने देते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है।
यहाँ पर कितना है, इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस कितना 30, मतलब 5, 12 और 13 ट्रिपलेट्स होता है, तो 13 का स्क्वायर मतलब 169 प्लस 120 रूट 3/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का डायगोनल होगा, इन दोनों का डायगोनल का वैल्यू कितना होगा, आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्ट, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से आ जाएगा। ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना है 4i कैप, मतलब हम लेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है वेक्टर 3j कैप, मतलब हम क्या लेंगे इस वेक्टर का वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो हम समझ गए। और यहाँ पर हम एक और दूसरी चीज़ देख लेते हैं, क्या है, ये भी वेक्टर एडिशन है, पर यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर आपको आई कैप जे कैप ऐसे लिखा दिया है तो आप कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है ना। यहाँ पर एक वेक्टर है, ये 3i कैप 1 2 3 3i कैप, और ये है क्या, ये है 2i कैप प्लस 1 2 3 3j कैप। ठीक है। तो यहाँ पर हम आई कैप को आई कैप से और जे कैप को जे कैप से जोड़ देंगे, 2i कैप प्लस 3i कैप। ठीक है ना। और यहाँ पर 3j कैप। तो ये जो वेक्टर है समेशन वेक्टर है, इस वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आ गया, मतलब वैल्यू भी आएगा डायरेक्शन भी आएगा, 5i कैप और 3j कैप। अब इसका आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो आप क्या कर देंगे, हम यहाँ पर देखे थे कैसा कर देते थे, आई कैप और जे कैप ऐसे है तो हम आई कैप और जे कैप का डायरेक्शन 90 डिग्री है, उसीलिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस से डायरेक्ट आई कैप का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, मतलब 25 और 9 34, ये हो जाएगा इस वेक्टर का वैल्यू, और ये पूरा वेक्टर। ठीक है ना। तो हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, यह क्या करेंगे, एक वेक्टर है 2i प्लस 5j और एक वेक्टर है 2i, तो हमारा इसका समेशन वेक्टर जिसको हम r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा 2 और 2 4i प्लस 5j। ठीक है ना, 4i प्लस 5j, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आई कैप और जे कैप 90 डिग्री में होता है, इसीलिए आई कैप का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, मतलब √41। ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये हो गया फॉर्मूला से। ठीक है ना। और ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा जो आई कैप और जे कैप पैटर्न में वेक्टर देंगे, अगर देंगे तो वो ऐसे करेंगे। ठीक है। ये शॉर्टेस्ट केस हो गया, मतलब इस फॉर्मूला से ही ये वाला आया, इस फॉर्मूला से पहले ये हम सीखे। ठीक है। आई कैप और जे कैप में होंगे तो कैसे हम लिखेंगे, आई कैप जे कैप में होंगे तो हम ऐसे डायरेक्ट फार्मूला को ना लिखकर पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर दो वेक्टर ऐसे ही दिया हुआ है तो हम जस्ट आई कैप को आई कैप से जोड़ेंगे, जे कैप को जे कैप से जोड़ेंगे, और
ये पाइथागोरस से अप्लाई करके ऐसे ही सेम तरीके से कर देंगे। तो अब हम देखेंगे वो फार्मूला से जो किए थे, ठीक है, फार्मूला से जो किए थे उस वाले में हम डायरेक्शन कैसे कह देंगे। तो फार्मूला से हम जो करते थे, एक ए वेक्टर था और एक ए वेक्टर था, ठीक है, इसका वैल्यू ए था, इसका वैल्यू बी था, और ये इसको ए इसको बी, आपको जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या देखे थे ये जो इसका जो समेशन आर वेक्टर है, ठीक है ना, आर वेक्टर का वैल्यू या आर वेक्टर का लेंथ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर ये थीटा है, इसका रूट, ये होता है आर वेक्टर का वैल्यू। और आर वेक्टर ये कितना एंगल करके है, सपोज अल्फा एंगल करके है, ठीक है, फाई लिख देता है, यहाँ पर फाई लिखा हुआ है, फाई एंगल करके है। तो अगर हम इसका लेंथ बता दिए और इसका एंगल बता दिए, एंगल ही डायरेक्शन हो गया है, ठीक है ना, मतलब इस वाले एंगल में इतना दूर, मतलब हम यही पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को आई कैप जे कैप वैसे ना कह के यहाँ पर एंगल से कह देते हैं। तो वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला हो गया, और एंगल के लिए एक फॉर्मूला है, वो हम अब डिराइव करेंगे। देखो, इसको हम पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं, है ना। तो अब ये वाला हमारा ए वेक्टर था, ये एंगल क्या था, ये एंगल था थीटा, है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ये कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट या फिर ये वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, है ना। तो ये वाला फाई क्या हो जाएगा, टैन फाई हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये बहुत रेयरली आपको पूछता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में आपको आई कैप और जे कैप ही दे देता है, और आई कैप जे कैप फॉर्म में अगर आपको दे देंगे तो आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से वो कर लेंगे, ठीक है ना। जो ये वाला केस था, आपको आई कैप जे कैप दे देंगे दो वेक्टर का, आई कैप को आई कैप से जोड़ेंगे, जे कैप को जे कैप से जोड़ेंगे, ये वाला वेक्टर ही, इसमें डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है। और अगर आपको फिर वैल्यू अलग से पूछे तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, आई कैप और जे कैप, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इन सारे केसेस में आप तो वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये एंगल देके आप वैल्यू निकालेंगे, और आपको डायरेक्शन पूछ लेंगे तो आप क्या करेंगे। दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, डायरेक्शन पूछ लेता है तो क्या करेंगे। क्या था यहाँ पर, ये जो ऊपर जो वेक्टर है उस वेक्टर को लेंगे, ठीक है, 5n वेक्टर, मतलब 5n वेक्टर इंटू ये वेक्टर यहाँ पर आया था, ये वाला था साइन थीटा, ये वाला था कॉस थीटा, ठीक है ना। ये 5n ही यहाँ पर 5n है, n प्राइम सॉरी, तो ये क्या था 5n प्राइम साइन थीटा, ये थीटा है ना, और ये क्या था 5n प्राइम कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा,
tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5n प्राइम cos थीटा मतलब cos 60 डिवाइडेड बाई 10n वेक्टर n कैप प्लस 5n प्राइम sin 60। तो वैसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अगर बहुत खिचड़ी सा हो गया है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये जो और एक एग्जांपल है इसको हम थोड़ा सुंदर तरीके से देखेंगे। तो ये अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, पहले वाला केस की तरह बना देंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल कितना था, 30 डिग्री था। ठीक है ना, और ये 12 को हम इधर लिख देते हैं 12n प्राइम कैप, और ये हो गया r वेक्टर, इन दोनों का समेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, r वेक्टर का इस n वेक्टर n कैप वेक्टर से 5n कैप वेक्टर से अगर एंगल अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, ये वाला वेक्टर लेंगे पहले। ठीक है, ऊपर ये वाला वेक्टर का साइन 12n कैप n प्राइम कैप का साइन 30, और नीचे ये वाला पूरा वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है वो वाला पूरा वेक्टर प्लस वो जो ऊपर वाला वेक्टर था जो ऊपर में था वही लिखेंगे, इस बार कॉस के साथ n प्राइम कैप कॉस 30 डिग्री। यही हो गया इसका डायरेक्शन। वैल्यू कितना था, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस 30 उसका रूट। ठीक है, और उसका डायरेक्शन हो गया ये। तो हमारा एडिशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, अब है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये एक वेक्टर, अगर आप पहले ऐसे देखो a प्लस a माइनस b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस b, तो हो गया। ये जो सब्सट्रैक्शन था इसको हम एडिशन कर चुके हैं। ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था। ठीक है, तो हमको a माइनस b कहा है, a माइनस b मतलब a और माइनस b वेक्टर का समेशन। ये अगर b है तो ये वाला वेक्टर क्या है, माइनस b है, और हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्शन को चेंज किए बिना। तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो सम होगा मतलब डायगोनल होगा वही होगा a और b का, ये a और b का माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, a और b का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, a और माइनस b का एडिशन। हो गया, ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब और एक चीज़ होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जो ये पहले वाला एकदम फर्स्ट में जो ये केस था, ये वेक्टर प्रोडक्ट एक टॉपिक रह जाता है। इस टॉपिक ये अपने आप में एक अलग से बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आप अगर ये बेसिक समझ जाते हो तभी आप वहाँ पर जाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखने के लिए अगले वाला वीडियो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम ये जो सारा लेक्चर किए हैं इसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर है एक क्वांटिटी, ठीक है, जिसका एक डायरेक्शन होता है और एक वैल्यू होता है।
अब वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है, वेक्टर। वेक्टर बाय वेक्टर क्या होता है, स्केलर। स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करता है तो वेक्टर ही रहता है, और वेक्टर से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करता है तो वो वेक्टर भी हो सकता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और वो स्केलर भी हो सकता है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये हम फोर्थ वाला केस बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फोर्स, टेंशन, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, ये सारे क्या होता है, वेक्टर्स होता है। ठीक है, ये सारे जो बेसिक क्वांटिटीज से डिराइव होता है वो फार्मूला आप लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वेक्टर और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वेक्टर का डिवीज़न, ये सब काम आते हैं। ये सब काम करके हम क्या देखे हैं, ये सारे वेक्टर है और ये सारे क्या है, स्केलर है। ठीक है, अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का लेंथ होता है वेक्टर का वैल्यू, और एरो का डायरेक्शन होता है वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर का वैल्यू इनटू वेक्टर का डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को ही हम यूनिट वेक्टर भी कह देते हैं। अब ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑपोजिट वेक्टर कहलाता है। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वैल्यू सेम रहता है पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। वैल्यू क्यों सेम रहता है, क्योंकि इसका वैल्यू भी मॉड ए, इसका वैल्यू भी माइनस मॉड ए है, जो दोनों ए के बराबर है। ठीक है, अब क्या देखें, अब हम देखें यूनिट वेक्टर का कन्वेंशन। यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में अगर है तो उसको हम आई कैप से, और वाई डायरेक्शन में है तो हम जे कैप से डिनोट करते हैं। आई कैप, जे कैप, और जेड डायरेक्शन में है तो उसको हम के से डिनोट करते हैं। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय वेक्टर का वैल्यू, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन, यही है यूनिट वेक्टर। अब क्या है, कंपोनेंट ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल के रूप में लिखते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल का जो साइड्स होता है, जिन दोनों का टेल्स एक जगह पर होता है और हेड्स अलग दिशा में होता है, ठीक है, तो वो दो वेक्टर का समेशन ही होता है ये वाला डायगोनल का वेक्टर। ठीक है, यही है कंपोनेंट ब्रेकिंग। यहाँ पर एक वेक्टर था, इस वेक्टर को हम कंपोनेंट ब्रेक करके ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और ये वेक्टर कितना हुआ, एक्स कैप डायरेक्शन में या आई कैप डायरेक्शन में 2i, और वाई कैप डायरेक्शन में इतना है, मतलब 3j। अब क्या है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या है, जो हम देखे थे वेक्टर का क्या देखे थे, वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेकिंग देखे थे, उसका ऑपोजिट ही है वेक्टर का एडिशन, मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पर क्या देखे हैं, हम देखे थे पहले पैरेललोग्राम लॉ, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो डायगोनल है वही है इन दोनों का समेशन। फिर हम इस वाले वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट करके क्या देखे हैं कि अगर ए वाले वेक्टर का हेड और इस वाले वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दे तो ऑपोजिट ये जो तीसरा साइड होगा समेशन। अगर ये दो एक डायरेक्शन में है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब ये होगा इन दोनों का समेशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। और अगर ये हम इस डायरेक्शन में सब एक ही डायरेक्शन में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो हम इससे ही हम ये देखे थे पॉलीगॉन के केस में। यहाँ पर भी सारे अगर डायरेक्शन, सारे एजेस का डायरेक्शन अगर सेम ओरिएंटेशन में है तो उसका समेशन 0 वेक्टर होता है। और अगर सारे एक को छोड़ के अगर सारे एक डायरेक्शन में है और एक ऑपोजिट में है
तो ऑपोजिट वाला होगा उन सारे का सम का इक्वल। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक में क्या देखे थे कि ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर का अगर आपको वैल्यू दे देता है तो पहले वेक्टर का वैल्यू का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है ये वाला वेक्टर का वैल्यू। और क्या देखे थे, इस वेक्टर का इसका ही एक स्पेशल केस होता है ये वाला केस, मतलब अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है, जैसे कि आई कैप वेक्टर और जे कैप वेक्टर में, इन दोनों में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना क्या हो जाता है, ये थ्योरम ही पाइथागोरस थ्योरम का रूप ले लेता है। और लास्ट टॉपिक क्या था, यहाँ पर इसका तो वैल्यू देख लिए थे और इसका डायरेक्शन, मतलब इसका जो एंगल है वो कैसे निकलते हैं, उसका एंगल हम कैसे निकलते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पर जो वेक्टर रहेगा उसका साइन ऊपर और नीचे का वेक्टर प्लस इस वेक्टर का कॉस, ठीक है, इन दोनों का रेशियो ही होगा ये वाला जो एंगल है इसका tan थीटा के बराबर। तो ख़त्म हो गया, टाटा। इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। टाटा।